वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बारे में, जो कि काफी दिनों से बहुत ज्यादा न्यूज में फोकस किया जा रहा है। तो क्या है ये और क्यों हो रहा है ये? तो इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम देखें 1957 में चाइना ने एक हाईवे बनाई थी। हाईवे जो कि जिनजियांग और तिब्बत को कनेक्ट करता है। जिनजियांग चाइना में एक जगह है, उसको और तिब्बत को कनेक्ट करता है। तो ये हाईवे जो उसने बनाई चाइना वालों ने, ये हाईवे अक्साई चीन से पास होता है। अक्साई चीन वो डिस्प्यूटेड एरिया है जो कि कंट्रोल तो चाइना करता है, बट इट इज क्लेम्ड बाय इंडिया। तो इसके वजह से इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हुआ 1962 में। ये वन ऑफ द मेजर रीजन था उस वॉर का कि उन्होंने 1957 में एक रोड बनाई उस डिस्प्यूटेड रीजन से। तो अब ये बात भी सामने तब आई जब उन्होंने एक मैप रिलीज किया 1958 में, और उसके पहले इंडिया को ये बात पता ही नहीं थी, क्योंकि काराकोरम रेंज से अक्साई चीन जो है वो कवर हो जाता है और इंडिया को उसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। इसलिए इंडिया को ये बात तभी पता चली जब वो मैप उनके सामने आई। तो ये बात को लेकर 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हुआ। इस वॉर के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीन में आया। अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या? ये इंडियन टेरिटरी को चाइनीज टेरिटरी से सेपरेट करता है। ये एक बॉर्डर की तरह है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एलओसी उसी तरह एक बॉर्डर की तरह है। बस डिफरेंस इतना ही है कि एलओसी बिल्कुल क्लियरली डिमार्केटेड है, हमें पता है कि एलओसी कहाँ है, वो मैप में डिफाइंड है। पर एलएसी जो है ये बिल्कुल भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, डिमार्केटेड नहीं है। और यही रीजन है कि बार बार इंडिया और चाइना के बीच में ये डिस्प्यूट्स क्रिएट होते जाती है। अब ये एलएसी जो है ये एक यूनियन टेरिटरी और 4 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करती है। यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, और 4 स्टेट्स जो है वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड जगह जो है वो है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। और सबसे बड़ी बात कि ये जो एलएसी है ये कहीं पे भी मैप में डिफाइंड नहीं है, ये बस वर्बली एक टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट है जो वर्बल है। तो इसलिए इसका कोई वजूद नहीं है, और इसके वजह से बहुत बार डिस्प्यूट्स क्रिएट होते रहती है। काफी बार एग्रीमेंट भी हुई है 1993, 1996 में। 1996 में एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी जो एलएसी है वहां पर कोई भी तरह का फाइट नहीं होगा, लेकिन कभी भी ये चीज माना नहीं जाता। तो करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो 5 मई को पैंगोंग लेक में इंडियन आर्मीज और चाइनीज आर्मीज के बीच में हाथापाई हुई, स्टोन पेटलिंग हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि पैंगोंग लेक एक लेक है जहां से एलएसी पास होता है। ठीक है, ये एक थोड़ा रेयर कंडीशन है जहाँ पे एक लेक से एलएसी पास होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस लेक में एजेस है जिसे हम फिंगर्स कहते हैं। तो इंडिया क्लेम करता है कि ये जो फिंगर है एलएसी फिंगर 8 तक लाई करती है, और चाइना क्लेम करती है कि फिंगर्स में एलएसी फिंगर 2 तक लाई करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ओवरलैपिंग एरिया हो जाता है। डिफरेंट परसेप्शन है, इंडिया की परसेप्शन है फिंगर 8 तक, चाइना की परसेप्शन है फिंगर 2 तक। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग एरिया क्रिएट हो जाती है वहां पर। और वो लोग क्या होता है, जो इंडियन आर्मीज है वो लोग भी वहां पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं ओवरलैपिंग एरिया में, और चाइनीज आर्मीज भी पेट्रोलिंग के लिए आते हैं। तो जब दोनों आर्मी पेट्रोलिंग के लिए आते हैं तो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रे एरिया है ये ओवरलैपिंग एरिया है। और 5 मई को क्लैश इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन आर्मी जो 4th फिंगर है उसको क्रॉस करके पेट्रोलिंग करने के लिए आगे बढ़ गई, और इस चीज को लेके चाइना वालों ने ओपोज किया, और इस ऑब्जेक्शन की वजह से इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच डिस्प्यूट हुआ। पैंगोंग लेक में डिस्प्यूट होने के बाद 15 जून को गलवान वैली में एक बहुत ही वायलेंट और एग्रेसिव डिस्प्यूट वापस से हुआ, और हमारे 20 आर्मीज मारे गए। इस रीजन में डिस्प्यूट पहली बार हो रहा था, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। चाइना वाले नहीं चाहते कि हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डेवलप करें। चाइना वालों को प्रॉब्लम है कि जो रोड 2019 में कंस्ट्रक्ट हुई है, जो मेटल रोड जो कि दारबुक श्योक को कनेक्ट करता है दौलत बेग ओल्डी रोड से, इस रोड का नाम भी उसी हिसाब से पड़ा है, दारबुक श्योक दौलत बेगी ओल्डी रोड। तो ये डीएसडीबीओ जो रोड है ये बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की है इंडिया के लिए, क्योंकि इस रोड के थ्रू हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से
बहुत नजदीक हो जाते हैं। बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल चलता है। 255 किलोमीटर लंबी रोड है और इंडियन ट्रूप्स जो भी सामान, जो भी आर्मीज को पहुंचाना होता है, काराकोरम के नीचे जो बेस है वहां पे, वो इसी रोड से पहुंचती है। और जो डिस्टेंस है वो भी इस रोड की वजह से बहुत कम हो गई। एक मेटल रोड है और ऑल वेदर कंडीशन में ये बिल्कुल यूज किया जा सकता है। बिल्कुल उस तरह से बनाया गया है इसको। तो चाइना वालों को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डेवलप करें। हालांकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। एक तरह से ये प्रीएम्प्टिव मेजर लिया ये उन्होंने जो किया कि वो स्ट्रक्चर्स बिल्ड करने लग गए आके हमारे साइड ऑफ एलएसी में। तो और क्लेम करने लग गए कि जो हमारा साइड ऑफ एलएसी है उसको वो बढ़ाकर क्लेम करने लगे कि वो उनको बिलोंग करता है। तो अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो गलवान वैली है, अक्साई चिन तक जो गलवान वैली है, वो उनके पार्ट में पहले वो क्लेम कर रहे थे। अब वो उससे बढ़कर और आगे आ गए हैं। और वो जो यहाँ पे श्योक रिवर और गलवान रिवर का कॉन्फ्रेंस होता है, वहां तक वो क्लेम करते हैं कि एलएसी वहां तक लाई करता है। तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में बिल्कुल नहीं रह रहे हैं। तो इस तरह से वो डिस्प्यूट को और बढ़ा ही रहे हैं। ये सारे बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद भी जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। ये 60 किलोमीटर लंबी ब्रिज है और एलएसी से 7.5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये ब्रिज हमारे इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, क्योंकि ये ब्रिज श्योक रिवर को डीबीओ रोड से कनेक्ट करती है, जो कि हमारे आर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अभी तक हम इस मामले को लेकर कोई भी कंक्लूजन पर पहुंचे नहीं है। अलग अलग स्टेटमेंट्स, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो अभी तक कुछ बताया नहीं जा सकता है। जो हो रहा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है और इसके लिए हमें इसको डीएस्केलेट करने के लिए भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन ऐसे भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए। पर मेरे हिसाब से चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देना कोई सही स्टेप नहीं है, क्योंकि इससे हम उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयड पीपल है उनको ही प्रॉब्लम होगी सबसे ज्यादा। तो हमें बेसिकली इस तरफ स्टेप लेने से अच्छा हमें सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करनी चाहिए और हमें इस बात पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम एक डायलॉग क्रिएट करें। एज पर रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्कशन कंटिन्यू है। वो सोच रहे हैं कि किस तरह से हम इस चीज को डीएस्केलेट करके कुछ स्टेप्स ले सकें। आगे क्या होता है। तो हम आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। होप आपको अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।